हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन देखते हैं क्या कहे इस करंट अफेयर्स वीडियो में। तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है, उसका नाम है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022। तो इसके अनुसार 15 वर्षों में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, इंपॉर्टेंट बात है। इससे रिलेटेड कई और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में रहते हैं, भारत के किस राज्य में गरीबी सबसे तेज़ी से कम हुई है। और भी कई टॉपिक हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने देश में कितने पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया और ये समृद्धि केंद्र हैं क्या, कैसे काम करेंगे। वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो स्कीम है उसके तहत यूरिया सहित तमाम उर्वरक का नाम ब्रांड नेम तय कर दिया गया और क्यों किया गया ये ब्रांड नेम तय, ये सब बारे में बात करेंगे। बीसीसीआई के पहले एंग्लो इंडियन अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, कौन है वो। भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक लॉन्च हुई है, जो मालगाड़ी है उसके फ्रेट रैक, उसके बारे में बात होगी। और भी कई क्वेश्चन है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, बताएं कैसा कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसको हिंदी में कहेंगे बहुआयामी दरिद्रता सूचकांक या बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022। तो उसमें वर्ष 2005-06 और 2019-21 उसके बीच में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकल गए, यानी अब वो गरीब नहीं हैं। इसका आंसर क्या होगा, 41.5 करोड़, यानी 41 करोड़ 50 लाख लोग। ठीक है, और इसको द हिंदू ने काफ़ी अच्छे ढंग से कवर किया है। तो इस पर मैं इस रिपोर्ट और जो पूरी रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है, ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट इंडेक्स, उस पर आधार पर मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ। ठीक है, और किस किस ने तैयार किया है इसको, तो दो संगठन ने तैयार किया है। एक तो यूनाइटेड नेशंस का है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरा है ओपीएचआई, कौन सा है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो इसके द्वारा तैयार किया गया है, दोनों के द्वारा। कई सारे इंडिकेटर हैं, कौन कौन से इंडिकेटर हैं वो सब देख लेते हैं। जैसे न्यूट्रिशन है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स। तो इन सब को के पैमाने पे ये तय किया जाता है कि गरीब है या नहीं है कोई। ठीक है, तो पिछले 15 वर्षों की बात करेंगे तो कितने लोग गरीबी से बाहर निकल गए हैं। तो टोटल ये अगर हम बात करेंगे तो वैसे तो 41.5 करोड़ लोग हैं। ओके, लेकिन अगर टुकड़े में बांटेंगे इसे तो ये जो है, अगर हम बात करेंगे 2005-06 से लेकर 2015-16 में, तो 27.5 करोड़ लोग जो गरीब थे वो अब गरीब नहीं है, कुछ बेहतर कंडीशन में। और 2015-16 से 2019-21 के बीच में 14 करोड़ लोग हैं जो कि भारत के, वो अब गरीब नहीं हैं। तो एक अच्छा आंकड़ा है ये सब। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस रिपोर्ट में कोविड के आंकड़ों का आकलन नहीं किया गया है। यूएनडीपी जिसने ये रिपोर्ट बनाई है उसका ये कहना है कि ज़्यादातर आंकड़े, यानी 70-80% आंकड़े जो हैं वो कोविड महामारी से पहले के हैं। तो इसलिए कोविड के कारण जो लोग गरीब हुए हैं उसके आंकड़े इसमें नहीं रखे जा सके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया था, उसमें ये कहा था कि कोविड की वजह से भारत में गरीबी की स्थिति बढ़ गई है। ठीक है, तो ये उससे पहले की एक रिपोर्ट है जो आपने देखा, और इसमें ख़ास बात यह है कि 41.5 करोड़ लोग गरीबी से उबर चुके हैं, अलग हो चुके हैं। इंडेक्स में क्या क्या है, तो देखिए इसके जरिए इंडेक्स में ये कहा गया है कि ये कामयाबी है एक तरह की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ओर बढ़ने के लिए, जो यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके। और 2030 तक गरीबों की संख्या को कम करने के लिए जो एसडीजी का एक तय किया हुआ है जो पैमाना, उसके आधार पर हम इंडिया जो है चल रहा है। ठीक है, और वर्ल्ड स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो विकासशील देशों में
610 करोड़ लोगों में से 19.1 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं, गरीबी में रह रहे हैं। यानी दुनिया भर के 120 करोड़ लोग गरीबी में रह रहे हैं और उसमें से आधे जो हैं वो बेहद गंभीर गरीबी में रह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, तब और भी आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन होगा, यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में पाए गए? सबसे ज़्यादा गरीब आंसर होगा भारत। भारत ने का अच्छा अचीवमेंट हासिल किया कि 15 साल में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से उबर गए। लेकिन इसके बावजूद अभी जो स्थिति है उसमें भारत वहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब बसते हैं। ये द हिंदू की रिपोर्ट है और इसमें आप देख रहे हैं, इंडिया हैज़ बाई फार द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल वर्ल्ड वाइड एट 22.8 करोड़, फॉलोड बाई नाइजीरिया एट 9.6 करोड़। मतलब ये हुआ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो भारत में हैं। और संख्या टोटल कितनी है भारत में जो गरीब हैं उनकी? तो 22.8 करोड़ लोग हैं। और उसके बाद दूसरा स्थान किसका आता है? नाइजीरिया का स्थान आता है, जहाँ पर 9.6 करोड़ लोग गरीब हैं। मतलब अचीवमेंट भी है, लेकिन गरीबी को ख़त्म करने के लिए बहुत तेज़ कोशिश करनी होगी भारत को। महत्वपूर्ण बात ये रही। और अगर हम बात करेंगे कि ग्रामीण और शहरी जो आबादी है उसका अनुपात क्या है गरीबी में, तो आप देखिए, ग्रामीण आबादी का 21.2% जो है वो गरीब है और शहरी आबादी का 5.5% वो गरीब है। और टोटल गरीब कितने हैं? 22.89 करोड़ लोग भारत में। तो इसमें से 20.5 करोड़ लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं, करीब 90% के आसपास इतने लोग। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी जो गरीब आबादी है वो गांव में ज़्यादातर बसती है। ओके। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे, अगर हम बात करेंगे बच्चों के मामले में, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब बच्चे कहाँ पर हैं, तो वो भी भारत में है। भारत में ये जो आंकड़ा है, ये रिपोर्ट है, उसके मुताबिक गरीब बच्चों की संख्या 9.7 करोड़ है। ओके। गरीबी का मतलब क्या हुआ? उनका एजुकेशन ठीक से नहीं, स्वास्थ्य ठीक से नहीं होगा। और ऐसे में क्या होगा, जब एजुकेशन और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो जब वो बड़े होंगे, युवा होंगे, तो देश के विकास में वो उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभा पाएंगे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे लगता है बात समझ रहे होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार किस राज्य में सबसे तेज़ी से गरीबी कम हुई? इम्पॉर्टेंट बात, आंसर होगा बिहार। बिहार में गरीबी सबसे तेज़ी से कम हुई। ये द हिंदू की रिपोर्ट है और उसमें क्या कहना है द हिंदू का? बिहार, द पुअरेस्ट स्टेट इन 2015-16, शो द फास्टेस्ट रिडिकेशन in MPI value in absolute term. The indication of poverty fall from 77.4% in 2005-6 to 54% in 2015-16 to 34% in 2019-21। मतलब ये हुआ, बोलो आप, यही हुआ कि बिहार जो कि सबसे गरीब राज्य की श्रेणी में है, अभी भी है, लेकिन उसने काफ़ी अपनी गरीबी को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। ओके, जो MPI इंडेक्स है उसके मुताबिक यहाँ पर गरीबी बहुत तेज़ी से कम हुई है। तो बिहार की बात कर रहे हैं हम। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। डिप्टी CM कौन है? तेजस्वी यादव। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022, उसके अनुसार किस राज्य ने भारत के टॉप 10 सबसे गरीब राज्यों की कैटेगरी से खुद को अलग कर लिया है, यानी वहाँ की स्थिति बेहतर हुई है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल, जहाँ पर अगर हम बात करेंगे देश भर में जो सबसे गरीब जो 10 राज्य थे वो ये सब थे। कौन कौन से राज्य थे सबसे ज़्यादा गरीब? तो सबसे ज़्यादा था बिहार,
उसके बाद झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। तो ये 10, इनमें से पश्चिम बंगाल जो है ना, उसने अपनी गरीबी को कम किया और वो अब ये जो सबसे गरीब 10 राज्य थे उससे खुद को अलग कर लिया है। वेस्ट बंगाल ने, पश्चिम बंगाल ने वहाँ अपनी स्थिति बेहतर की और सबसे गरीब का जो उसका तमगा मिला हुआ था उससे वो अलग हो गया, बाकी सबसे गरीब हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसने अपनी स्थिति में सुधार लाया। लेकिन जो बाकी राज्य हैं जैसे ये हो गया बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और मेघालय, ये अभी भी अत्यंत गरीब राज्य बने हुए हैं, मतलब कि अत्यंत वहाँ पर ज़्यादा गरीबी है। ठीक है, तो हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं उसके अचीवमेंट की, तो उसके चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर ला गणेशन हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, पिछला जो क्वेश्चन था कि गरीबी किस राज्य में सबसे तेज़ी से कम हुई, तो वो अगर बात होगी तो वो बिहार होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि उसने किस राज्य ने गरीबी से अपने को अलग कर लिया, मतलब जब जो अत्यंत गरीब जिस राज्य में लोग थे टॉप 10, उससे उसने बेहतर स्थिति प्राप्त की है, तो वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में देश में कितने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, यानी इसको शॉर्ट में कहेंगे PMKSK, तो इसका उद्घाटन किया है? कितने? आंसर होगा 600, यानी 600 उद्घाटन किया गया है। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने उस दौरान जो भाषण दिया उसका है। और यहाँ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 600 किसान समृद्धि केंद्र। ठीक है, इस केंद्रों में क्या होगा? एक तो आप देख रहे हैं कि ये जो उद्घाटन कर रहे थे दिल्ली में कर रहे थे, वहीं से बैठकर देश भर के जो 600 केंद्र थे उसका उद्घाटन उन्होंने किया है वर्चुअल ढंग से। दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसी में, और ये जो केंद्र होगा यानी किसान समृद्धि केंद्र, उस शुरू में उसका प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। तो इसका जो संचालन है वो कौन सा मंत्रालय करेगा? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उसके तहत ये होगा। क्या क्या होगा इसमें? इंपॉर्टेंट बात तो आप देखिए, ये 3,30,000 से ज़्यादा रिटेल जो फर्टिलाइजर शॉप है उसको PMKSK में बदला जाएगा, यानी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में बदला जाएगा। ठीक है, मतलब जो ऑलरेडी रिटेल शॉप्स हैं उन सबको एक नया टैग दिया जाएगा, एक नया उसको नई स्थिति दी जाएगी, वहाँ उसको सुधार किया जाएगा। इस तरह का समझ लीजिए कुछ व्यवस्था होगी और उसमें कई सारी चीज़ों की व्यवस्था होगी, जैसे जो अलग अलग तरह की ज़रूरतें हैं, जैसे कृषि सामग्री जिसमें उर्वरक, बीज, उपकरण, मिट्टी का जो परीक्षण होता है वो ज़रूरी होता है खेती के लिए, वो सब वहाँ पर होंगे। ओके, किसानों के बीच में जागरूकता वहाँ पर पैदा की जाएगी और सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों को बताया जाएगा उस केंद्रों के जरिए। तो कितने केंद्र हो जाएंगे? 3,30,000, मतलब देश भर में बड़े पैमाने पर सरकार इन केंद्रों के माध्यम से किसानों से डायरेक्ट जोड़ने का काम करेगी। ठीक है, ब्लॉक और जिला स्तर पर आउटलेट वहाँ होंगे और खुदरा विक्रेताओं को नियमित रूप से उनकी क्षमता निर्माण को सुनिश्चित किया जाएगा ताकि किसानों तक सीधे ये जो तमाम सुविधाएं हैं ये वाली, ये सब उनको तुरंत ही पहुंचाई जा सके। समझ रहे आप? क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है अगला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया? कहाँ पर आयोजन किया गया है? तो न्यू दिल्ली में ये आयोजन किया गया और दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वहाँ पर ये आयोजन किया गया है 17 अक्टूबर को। 17 और 18 2 दिन ये चलेगा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये भाषण दे रहे थे, उस वक्त का ये फोटोग्राफ है। और इस सम्मेलन के दौरान ही उन्होंने, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान, उसके तहत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी की है। ठीक है, तो PM किसान सम्मान निधि के तहत 16,000 करोड़ रुपए
की 12वीं किस्त जारी की गई। इम्पॉर्टेंट बात है, कई बार कुछ एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी हाल ही में कितने करोड़ रुपए जारी किए गए, तो यहाँ 16,000 करोड़ रुपए होंगे। ठीक है, और ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया बहुत बड़े पैमाने पर, 2 दिवसीय है, आप देख रहे हैं ये, और उसमें कई सारी चीज़ें हुई हैं। एक तो 12वीं किस्त जारी की गई पीएम किसान के तहत, और 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का और एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया। ओके, महत्वपूर्ण बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल है आप सबके एग्जामिनेशन के लिए, और इससे क्वेश्चन शानदार आते हैं एग्जामिनेशन में। और ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं करंट अफेयर्स का 1 ईयर की मेंबरशिप के जरिए। 1 साल का मेंबरशिप है, अभी छूट चल रही है दीपावली तक, मात्र 150 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं मेंबरशिप। और इसके जरिए सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर आपको मिलता है पीडीएफ पूरे साल, अगले 1 साल तक आपको पीडीएफ मिलता रहेगा, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इस तरह के। और कई तरह के पीडीएफ होते हैं वो, जैसे 1 लाइनर होता है, एमसीक्यू होता है, और एमसीक्यू विद पूरा नोट्स होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मॉक टेस्ट आयोजित किया जाता है एवरी संडे को और मंथली, वो सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ है तमाम एग्जामिनेशन के लिए। तो अगले 1 साल तक इन सब का बेनिफिट प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लिंक, उस पर जाइए और मेंबरशिप ले सकते हैं आप। आपके एग्जामिनेशन बहुत काम आएगा, और एक वीडियो भी बना हुआ है कैसे मेंबरशिप लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से जुड़ी किस योजना को लॉन्च किया है? आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक देश एक उर्वरक यानी 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर। ये 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जो परियोजना है ये इसका शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट बात, और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। तोड़ तोड़ के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन होगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर के तहत यूरिया और अदर जो उर्वरक हैं यानी फर्टिलाइजर है, उसका नया ब्रांड नाम क्या रखा गया है? न्यू ब्रांड नेम क्या है? आंसर होगा भारत। ठीक है, नया ब्रांड नेम है भारत, इसी नाम से अब बिका करेगा ये। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, तमाम जो भी उर्वरक है अब वो भारतीय जन उर्वरक परियोजना और भारत ब्रांड से ही बिकेगा। जैसे भारत यूरिया, भारत एनपीके, भारत डीएपी, ये सब जो हैं वो ऐसे ही बिकेंगे। ठीक है, और आपको बताऊं कि जिन खाद पर केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है वो तमाम जो भी हैं वो सब इसी नाम से मार्केटिंग कर सकेंगे, जो तमाम कंपनियां बना रही हैं वो सब। इससे पहले ये होता था कि अब तक कि अलग अलग नामों से ये बेचा जाता था। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, ये तो अभी कुछ वक्त पहले का ये सब इस खाद है यानी फर्टिलाइज़र है, उसमें अलग अलग नाम है, किसी कोई पारस कंपनी का है, कोई आईपीएल कंपनी से, कोई इफ़को कंपनी का है, ये पारस कंपनी का है। तो इस तरह से बिका करता था, और अब उसको क्या कर दिया गया है, अब उसे बदल कर सिंगल कर दिया गया है, नाम भारत ब्रांड कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे तर्क क्या है, क्यों ऐसा किया गया है, भारत नाम क्यों दिया गया है? तो देखिए, मामला यहाँ पर यह है कि सबसे अधिक जो इस्तेमाल किया जाता है उर्वरक कौन सा? यूरिया। उसकी कीमत सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती है, और सभी जितनी भी निर्माण कंपनियां हैं जो बनाती हैं उसको एक निश्चित एमआरपी पर बेचना होता है, और ये कीमत उत्पादन लागत का सिर्फ 10 से 20% ही होता है। ठीक है, बाकी जो हिस्सा है वो सरकार यानी 80 से 90% जो उसकी टोटल लागत वगैरह होती है वो केंद्र सरकार देती है फर्टिलाइज़र सब्सिडी के तौर पर। ये सीधे किसानों को नहीं दिया जाता है बल्कि कंपनियों को दिया जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो रेट है इन उर्वरकों का वो मात्र मूल लागत का 10 से 20% के आसपास ही होता है। और आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था
कि सरकार का जो उर्वरक सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, वो हर साल वो बढ़ता जा रहा है। और 2022-23 में यानी अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें 2 लाख करोड़ से अधिक का ये सब्सिडी होने की उम्मीद है। और खर्च के मामले में फूड सब्सिडी के बाद दूसरा स्थान आता है ये फर्टिलाइजर सब्सिडी, ठीक है। जबकि जो दूसरे जो यूरिया की तो बात कर रहे थे, ये वाला यूरिया है, यूरिया में सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है पूरा का पूरा MRP। लेकिन बाकी जो खाद हैं जैसे DAP हो गया, ये वाला DAP हो गया और NPK हो गया। DAP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायमोनियम फॉस्फेट। और MOP का फुल फॉर्म होता है म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये किसान यूज़ करते हैं उर्वरक के तौर पर, उर्वरक है ये। तो बाकी जो 2 हैं, ये और ये, इसका प्राइस कंट्रोल नहीं होता है। प्राइस कंट्रोल केवल यूरिया का होता है, बाकी दोनों का प्राइस कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन सब्सिडी प्रणाली के अंतर्गत आता है। मतलब ये हुआ कि सरकार बड़े पैमाने पर सब्सिडी देती है और तमाम कंपनियां कंपटीशन के लिहाज से लगभग समान ही MRP रखती है। तो अब ये सरकार ने ये तय किया है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में 80-90% तक सब्सिडी दी जा रही है तो उसका एक ही ब्रांड नेम होगा और वो होगा भारत ब्रांड नेम, ठीक है। और उसके जो बोरी होगी, यानी जिसमें ये बेचा जा रहा है, ये खाद बेचा जा रहा है, उसके पैकेट के 2/3 हिस्से पर ब्रांड नेम का कवर होगा, जिसमें प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना और भारत यूरिया, ये सब पूरा नाम लिखा रहेगा। और 1/3 जगह पर ही कंपनी अपना ब्रांड नेम लिख सकती है, जैसे यहाँ पर देख लिया आप, ठीक है, यहाँ पर। तो 1/3 हिस्से में ही केवल और केवल ये नाम लिखा जा सकता है, जैसे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का यहाँ है। बाकी 2/3 में यही सब रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। शुरू में कंपनियों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन सरकार के दबाव में सभी कंपनियों को ये काम करना पड़ा है। तो जितने भी सब्सिडी वाले उर्वरक हैं उन सब में इसी तरह का लिखा रहेगा, ठीक है, भारत ब्रांड नेम होगा। इसे और क्या क्या टारगेट रखा गया है? तो देखिए, इससे काला बाजारी वगैरह को भी कंट्रोल करने की कोशिश के तहत देखा जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये होगी कि देश के बहुत सारे किसानों को अभी पता नहीं है कि सरकार दशकों से जो है वो उर्वरक पे इतनी सारी सब्सिडी दे रही है, ठीक है। और मतलब किसानों को अंदाज़ा तो है कि सब्सिडी मिल रही है, लेकिन कितनी ज़्यादा ये नहीं पता है। तो अब जो ये सब लिखा रहेगा ना, इससे लगेगा, मैसेज यही जाएगा कि ये सब सरकार के द्वारा आपूर्ति किया जा रहा है, दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से जुड़ी किस पत्रिका को लॉन्च किया है? मैगजीन को। आंसर होगा इंडियन एज। ओके, इंडियन एज नाम से एक पत्रिका है, मैगजीन है, मैगजीन है, इसे लॉन्च किया गया है। और ये आप देख रहे हैं उसका फोटोग्राफ, ओके। और ये इसमें यही होगा, घरेलू और जो अंतर्राष्ट्रीय जो फर्टिलाइज़र स्थिति है उन सब पर इसमें इंफॉर्मेशन होगी, खपत वगैरह के बारे में, किसानों की सफलता की कहानियाँ इसमें दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उसके पहले एंग्लो इंडियन अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर मुझे लगता है सबको पता होगा, रोजर बिन्नी। ओके, रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है BCCI है उसके 36 प्रेसिडेंट बने। फोटोग्राफ ये रहा, कौन से में 36वें प्रेसिडेंट बने। ये सवाल हो सकता है आपसे कि 36वें प्रेसिडेंट का नाम बताएं, तो रोजर बिन्नी। 35वें प्रेसिडेंट का नाम बताएं, तो वो कौन थे? इससे पहले तो सौरव गांगुली थे, ठीक है। तो BCCI बोर्ड की एक एनुअल मीटिंग हुई है, 91st ये एनुअल मीटिंग है, और उसी में बिन्नी को अध्यक्ष चुन लिया गया है। और ये निर्विरोध चुना गया उनको, इनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। और इससे पहले ये कर्नाटक राज्य के जो क्रिकेट संघ है उसके ये अध्यक्ष थे, ठीक है। और भी बात होगी, जैसे BCCI के अदर जो पद हैं, अन्य पद हैं, उसको लेकर भी कंफर्मेशन हुआ है। जैसे सेक्रेटरी जयशाही हैं,
अमित शाह के बेटे वही रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कोषाध्यक्ष ये आशीष शेलार ये बन गए हैं। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जो पहले थे वो अभी भी हैं। संयुक्त सचिव देवजीत सैकिया और आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। अब बात करते हैं रोजर बिन्नी के कुछ उनके बारे में। 67 ईयर के हैं। पूरा नाम क्या है उनका? रोजर माइकल हम्फ्री बिन्नी। पूरा नाम क्या है? रोजर माइकल हम्फ्री बिन्नी। और भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाले वो पहले एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन क्या होता है आगे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और उन्होंने इंडिया के लिए शानदार पारियां खेली, 27 टेस्ट और 72 वनडे मैच खेले। और 1983 में जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, कपिल देव कप्तान थे, उस टीम के बिन्नी हिस्सा थे। ये फोटोग्राफ है 1983 का जो क्रिकेट टीम था उसका, और ये रहे बिन्नी उस वक्त के उस फोटोग्राफ में। ओके। और भारतीय जो क्रिकेट टीम है अंडर 19 उसके कोच भी रह चुके हैं वो, ठीक है। उन्होंने बखूबी उस काम को निभाया था। उनका संबंध जो है स्कॉटलैंड यानी यूनाइटेड किंगडम का जो हिस्सा है स्कॉटलैंड उससे है। हालांकि जन्म उनका भारत में हुआ है और यहीं पर पले बढ़े। परिवार मूल रूप से स्कॉटलैंड का रहने वाला था, जो बाद में इंडिया आकर बस गए और वो एंग्लो इंडियन हो गए, ठीक है। रोजर बिन्नी के बेटे, उनका नाम है स्टुअर्ट बिन्नी, वो भी इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं और नाम कर चुके हैं। अब सवाल होता है कि एंग्लो इंडियन होता क्या है। कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(2) उसके अनुसार एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिसके पिता या पूर्वज जो हैं वो यूरोपीय वंश के हों। एंग्लो इंडियन के भारत में आने की शुरुआत जो है ना वो भारत में जो रेल पटरियों और टेलीफोन लाइनें बिछाई गई थी उस समय से होता है। और उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ आए और शादियाँ यहीं की और बहुत सारे लोग यहीं बस गए, तो उनको एंग्लो इंडियन परिवार कहा जाता है, ठीक है। तो वो सब हुए एंग्लो इंडियन। और आपको बताऊं कि एंग्लो इंडियंस जो है वो भारत का अकेला ऐसा समुदाय है जिसका अपना प्रतिनिधि संसद और राज्यों की विधानसभाओं में मनोनीत होता रहा है। और इसके बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 में ये सब बातें वर्णित थी। लेकिन केंद्र सरकार ने 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 2019 में उसको समाप्त कर दिया था कि उनको संसद में जो है वो प्रतिनिधित्व मिलेगा, आरक्षण होगा, कुछ सीटों के लिए मनोनीत किया जाएगा। तो वो अब मनोनीत नहीं किए जाते, ठीक है, एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन की बात हो रही है और पहले ये अध्यक्ष थे, इसलिए मैंने थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई। ज़रूरी है एग्जामिनेशंस के लिए, कई बार इंटरव्यू में इस तरह की बातें होती हैं और चर्चाओं में एंग्लो इंडियन की अगर इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो आप बता भी सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चुनाव आयोग ने या कहें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख क्या रखी है? ओके, कौन सा चुनाव है ये? विधानसभा चुनाव। आंसर होगा 12 नवंबर को। कितनी सीटें हैं वहाँ पर? 68 विधानसभा सीटें हैं और कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 55,74,000 के आसपास है। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं जो कि बीजेपी के हैं। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश मैप में ये रहा, प्यारा भारत है और इसमें ये रहा हिमाचल प्रदेश। अभी मुख्यमंत्री तो हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजधानी शिमला, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, तो उन्होंने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया या कहें उसको हरी झंडी दिखाई? तो आंसर होगा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, ये ओडिशा में भुवनेश्वर में। ओके, तो केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, तो वो हरी झंडी दिखा रहे हैं भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक, यानी जो मालगाड़ी का डब्बा होता है जो ऊपर से ढका नहीं होता है, वो फ्रेट
रेक कहा जाता है। तो ये अब एल्युमिनियम का बना दिया गया है और इसे किसने बनाया है? RDSO और इसके अलावा हिंडाल्को और बेस्को वैगन उसके सहयोग से स्वदेशी तौर पर यह डिज़ाइन और विकसित किया गया है। एल्युमिनियम रेक क्यों? देखिए, इससे पहले जो लोहे के रेक होते थे आयरन का होता था और बहुत ही वजन होता था उसका, और इसकी वजह से इंजन की एक काफ़ी अच्छी खासी जो क्षमता है वो उस वजन को खींचने में उसमें चले जाते थे, इंजन की बड़ी जो ताकत है वो, और बाकी जब लोड होता था सामान तब तो ले ही जाता था। तो अब क्या हुआ है कि एल्युमिनियम रेक हो गई है, उसकी वजह से ये हल्का हो गया है और स्ट्रक्चर काफ़ी ये मजबूत बनाया गया है इसको। अगर हम बात करेंगे जो दूसरे स्टील के या लोहे के जो रेक थे उसकी तुलना में एल्युमिनियम का रेक जो है वो 3 टन से भी कम है, ठीक है, और क्षमता लोड कैपेसिटी जो है वो बेहतर हो गई है अब। तो दोस्तों, ये था टोटल करंट अफेयर्स आज का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना और लाइक कर दीजिए, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं कल सुबह ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स साथ, ओके। और मेंबरशिप देखना मत भूलना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।